Hello, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh, and as I've told you previously that this is my new YouTube channel. ये मेरा नया YouTube channel है. So, in this particular video, we are going to talk on computer awareness. Okay. So, we are going to do the best of 30 questions. बेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस पार्ट 2. ठीक है, ये वीडियो क्या है, पार्ट 2 है जो बेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के लिए. सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू elaborate something. We are going to start right now. Okay, so our first question for the computer awareness section is graphical pictures that represent an object like file, folder, etc. are. ठीक है, जो graphical pictures होते हैं that represent an object, जो एक object को represent करते हैं, जैसे कि फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है उसे हम आइकन्स कहते हैं. रिमेंबर दिस, आइकन्स होते हैं वो. ठीक है, ग्राफिकल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एटसेट्रा आर आइकन्स. लाइक सपोज आपका कोई फोल्डर है, ये फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल्स हैं. ठीक है, ये फाइल्स हैं. तो इसमें बोला है कि इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, तो इसको हम आइकन्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आइकन से रिप्रेजेंट करते हैं. रिमेंबर दिस. ये क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग ये अलग अलग ऑप्शंस में. इसमें तो ज़्यादा ऑप्शंस बहुत वो नहीं रखा है. टास्क बार बहुत अलग है, विंडोज़ अलग है, डेस्कटॉप अलग है और कंट्रोल पैनल तो एकदम ही अलग है. तो इसका डायरेक्ट आंसर आइकन्स है. ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द कीवर्ड्स. अगेन आई एम सेइंग, आपको कीवर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, which of the following programming language is used for creating special programs like applets? One of the most important question. ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम लाइक एप्लेट्स. यानी एप्लेट्स जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्रिएट करने में हम कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो होता है जावा. जावा को यूज़ करते हैं. रिमेंबर दिस, जावा को यूज़ करते हैं. दिस इज़ द आंसर. लुक, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जैसे आपने सुना होगा C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और यहाँ जो कोबोल है ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस, BUSINESS, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, ORIENTED, ओरिएंटेड LANGUAGE. ये आपको एग्ज़ाम्स में पूछता है कि कोबोल क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म बताइए. तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल. ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. कोबोल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए मैंने आपको बता दिया. अब रही बात इस क्वेश्चंस के बारे में, मतलब इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की, तो इसमें एक कीवर्ड है एप्लेट्स. एप्लेट्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है. तो मैं आपको इसको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एप्लेट्स होता क्या है. देखो, एप्लेट्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होता है, पहले तो मैंने ये बताया कि ये एप्लेट फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्राम है. ठीक है, एप्लेट क्या है? एक प्रोग्राम है. और ये प्रोग्राम ये कहाँ पर है, किस में है? मतलब ये जावा का एक प्रोग्राम है. ठीक है, जावा का प्रोग्राम है. नाउ अ जावा एप्लेट इज़ जावा प्रोग्राम दैट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम HTML एंड रन इन अ वेब ब्राउज़र. यानी कि इसकी लॉन्चिंग जो होती है, इसकी लॉन्चिंग HTML में होती है. एप्लेट्स प्रोग्राम की लॉन्चिंग कहाँ पर होती है? HTML में होती है. और ये क्या मतलब, इनका फंक्शन क्या होता है? ये वेब ब्राउज़र को रन करते हैं. ठीक है, एप्लेट्स जो होते हैं ये वेब ब्राउज़र्स को
ये वेब ब्राउज़र्स को रन करते हैं, ठीक है। एप्लेट्स जो होता है ये वेब ब्राउज़र्स को रन करते हैं, रिमेंबर दिस। और इनकी जो लॉन्चिंग होती है, मतलब ये लॉन्च होते हैं HTML में होते हैं। HTML क्या होता है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ उसका वो है, लाइक इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर आप दूसरी डेफिनेशन पे आओगे जावा के एप्लेट्स में, तो व्हाट एक्चुअली इज़ एप्लेट्स इन जावा? ये क्वेश्चंस बहुत ही लाइक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत पूछता है। तो लुक, जावा एप्लेट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरैक्टिव फीचर्स, ठीक है। इंटरैक्टिव फीचर्स टू वेब एप्लीकेशंस, यानी जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनमें जो इंटरैक्टिव फीचर्स प्रोवाइड करने का काम करता है वो जावा एप्लेट करता है हमारा। एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउज़र्स फॉर मैनी प्लेटफॉर्म्स। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वेब ब्राउज़र्स के थ्रू होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स के यूज़ से ये मैनी प्लेटफॉर्म्स पे अपने मतलब इस एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो भी ये ब्राउज़र्स को एग्जीक्यूट करता है, सॉरी, मतलब ये वेब ब्राउज़र्स को एग्जीक्यूट करता है। अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये इट कैन रन ऑटोमेटिकली व्हेन द पेजेस आर व्यूड, ठीक है। इट कैन रन ऑटोमेटिकली व्हेन द पेजेस आर व्यूड। नाउ जो एप्लेट्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के एप्लेट्स होते हैं, ठीक है। जो पहला एप्लेट्स होता है उसे हम लोकल एप्लेट्स कहते हैं, और जो दूसरा एप्लेट्स होता है उसे हम रिमोट एप्लेट कहते हैं, रिमोट। लोकल एप्लेट क्या होता है? वन दैट स्टोर्ड इन आवर ओन कंप्यूटर सिस्टम। लोकल मतलब ही होता है कि ये हमारे अपने कंप्यूटर सिस्टम में ही स्टोर्ड होता है। और रिमोट में क्या होता है कि वन दैट इज़ लोकेटेड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता है एप्लेट, ठीक है। रिमोट एप्लेट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता है। ये जो लोकल एप्लेट्स होता है ये होता है लोकल एप्लेट्स जैसा कि मैंने बोला कि एक प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में होगा, किसमें? लोकल एप्लेट्स में। और रिमोट एप्लेट्स में हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा, किसी दूसरे कंप्यूटर में होगा, ठीक है। रिमोट, आप वर्ड से समझिए। अब ये तो हो गया एप्लेट्स के बारे में। नाउ मैं एक डेफिनेशन और देना चाहूँगा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एप्लेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो एक्चुअली में है कि अ सिंपल प्रोग्राम दैट कैन मेक वन थिंग और अ फ्यू सिंपल थिंग्स हैपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑन अ पेज, आप कह सकते हो पेज ऑन द इंटरनेट, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पे कोई पेज हो, लेट सपोज ये हमारा इंटरनेट है और इस पे अगर कोई पेज हो, तो अ सिंपल प्रोग्राम दैट कैन मेक वन थिंग और फ्यू थिंग्स हैपन, यानी कि ये जो प्रोग्राम है इस इंटरनेट पे अगर ये कोई फंक्शन करता है तो यही एप्लेट्स की क्या बोलते हैं, ये एप्लेट्स के प्रोग्राम्स की वजह से फंक्शन कर रहा है, रिमेंबर दिस, ठीक है। इसलिए जावा एप्लेट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर अप कीजिए, ठीक है। इसको आप एक बार ओवरव्यू करना ज़रूर कि एक्चुअली में जावा एप्लेट्स होता क्या है। सो दिस इज़ इट, इसका आंसर एक्चुअली में जावा होगा, ठीक है। जावा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेस कंट्रोल बेस्ड ऑन अ पर्सनस फिंगरप्रिंट्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए अगर हम किसी पर्सन का फिंगरप्रिंट यूज़ करें, ठीक है। मतलब एक्सेस कंट्रोल बेस्ड, यानी किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए अगर हम किसी पर्सन का फिंगरप्रिंट्स यूज़ करें तो उसे क्या कहते हैं? लोग इसमें जो है बहुत लोग इसमें फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी में और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में वो कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लगा है तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ 90 to 95 ये फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी लगाते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिस्टेक होती है, सबसे होती है, लेकिन आपको समझना है कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो बॉडी से रिलेटेड हो वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। बायो मतलब ही होता है कि जीव,
जीव होता है बायो मतलब। तो अगर हमारी बॉडी का कोई भी अंग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होगा तो उसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। लाइक आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाते होगे तो आपका आई का भी होता है, मतलब आई स्कैन करते हैं वो, फिर फिंगरप्रिंट्स लेते हैं वो, तो ये जो भी करते हैं वो बायोमेट्रिक करते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हो, ठीक है। इसलिए फिंगरप्रिंट्स, रिमेंबर दिस, फिंगरप्रिंट्स ऑलवेज काउंट्स इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ नॉट फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी। वो फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी नहीं होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज़ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर एनी नेटवर्क दैट सपोर्ट द TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है। नाउ अब ये TCP/IP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ओवर एनी नेटवर्क दैट सपोर्ट द TCP/IP प्रोटोकॉल। तो लेट्स सपोज ये हमारा डेस्कटॉप का मॉनिटर है, ठीक है, और ये डेस्कटॉप के मॉनिटर पे हमने कोई लाइक इंटरनेट खोल रखा है, तो वो एक्चुअली में क्या होगा, TCP/IP होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये फुल फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लाइक रिमेंबर करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर श्योर पूछ देता है। ना इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम किसी को फाइल्स को लाइक इंटरनेट पे किसी नेटवर्क पे जो कि लाइक ओवर एनी नेटवर्क जो कि TCP/IP को सपोर्ट करता है, यानी अगर हम किसी फाइल्स को एक्सचेंज करते हैं ऐसे नेटवर्क पे जो TCP/IP को सपोर्ट करता है, अगेन अगर हम किसी फाइल्स को किसी नेटवर्क पे और वह नेटवर्क जो TCP/IP को सपोर्ट करता है वहाँ पे अगर हम फाइल्स की एक्सचेंजिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो रिमेंबर दिस इज़ कॉल्ड FTP। इसको हम FTP कहते हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, FTP कहते हैं। रिमेंबर दिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। FTP होता है अगर हम किसी फाइल्स को ओवर एनी नेटवर्क विच सपोर्ट्स TCP/IP, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, अगर हम उस पर कोई भी फाइल को शेयर मतलब एक्सचेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में आता है, ठीक है। दिस इज़ इट। नाउ FTP का मैंने बता दिया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो एक तो मैंने ये पूरा आपको FTP बता दिया, ये 3 आपको फॉर श्योर एग्ज़ाम्स में पूछेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ TCP, व्हाट इज़ SMTP, व्हाट इज़ HTTP, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई एम नॉट, देखो मुझे पता तो ये बहुत डीप में, ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे बहुत डीप में पता है, लेकिन मैं वीडियो को लाइक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। सो ये आप बाय सेल्फ करो, या फिर अगर मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस लाता हूँ और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं 100% इसको कवर करूँगा फॉर श्योर। दिस इज़ माई गारंटी कि अगर ये क्वेश्चंस में आ गया तो मैं फिर नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो ये TCP, SMTP, HTTP मैंने बता दिया आपको। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिनस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज टू चेंज पेज, अच्छा पेज साइज और मार्जिन को चेंज करने के लिए हम बेसिकली पेज लेआउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पेज लेआउट में पेज साइज़ और मार्जिनस को आप चेंज कर सकते हो। रिमेंबर दिस, ये पेज लेआउट में आता है जहाँ पे आप पेज साइज़ और मार्जिन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups? So the correct answer is software piracy होता है, one of the most important question, ठीक है। सॉफ्टवेयर पायरेसी ये कहता है, ये बेसिकली होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यानी कि जब आप क्या बोलते हैं किसी भी लाइक प्रोग्राम को इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी इलीगली कॉपी कर रहे हो, यानी उसको आप चुरा रहे हो, कॉपी कर रहे हो और उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और उस सॉफ्टवेयर का अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हो बिना लीगल
उसके अप्रूवल के, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर की चोरी करना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनऑथोराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन, यानी कि खुद की प्रॉफिट के लिए अगर आप अनऑथोराइज्डली किसी भी सॉफ्टवेयर की को कॉपी करते हो और इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप यानी पर्सनल बैकअप को ना वो करके क्या बोलते हैं ना कंसिडर करके अगर सॉफ्टवेयर की आप कॉपिंग करते हो तो उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक, ये चीज़ तो मैंने कवर कर दी। आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम थीवरी क्या होता है, डाटा स्नैचिंग क्या होता है, प्रोग्राम लूटिंग क्या होता है, डाटा लूटिंग क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा लूटिंग बहुत पूछता है और ये प्रोग्राम लूटिंग। ठीक है, ये डेटा स्नैचिंग आप देख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम लूटिंग एंड डेटा लूटिंग, इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली में, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली our next question is question number 7. Which of the following extension refers to system files? ये इंटरफेस कहाँ से आ गया, एक सेकेंड। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये हो गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन रिफर्स टू सिस्टम फाइल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन रिफर्स टू सिस्टम फाइल्स। तो सिस्टम फाइल्स जो होते हैं वो एक्सटेंशन किसको रिफर्स करते हैं, मतलब उनका एक्सटेंशन क्या होता है सिस्टम फाइल्स का, तो ये होता है .sys। ठीक है, .sys का मतलब ये होता है सिस्टम, तो ये सिस्टम फाइल्स। अच्छा, .com क्या होते हैं, .communication। .com मतलब होता है कम्युनिकेशन, और ये इंटरनेट के लिए, लाइक आपने देखा होगा कभी भी किसी भी, लाइक अगर आपको FCI के उस पे जाना है वेबसाइट पे, तो www.fci.com लिखते हो, या फिर किसी वेबसाइट पे आप .co.in लिखते हो, तो जहाँ पे .com लिखते हो वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक। और फिर होता है आपका .com मैंने बता दिया। .exe क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। exe का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटेबल, और इसको पूरी तरह हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं .exe। और फिर .sys मैंने आपको बता दिया सिस्टम। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होते हैं .exe, ये बेसिकली टेक्स्ट के होते हैं, टेक्स्ट फाइल होते हैं, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, .sys सिस्टम फाइल हो गया। सिस्टम फाइल का मतलब कि आपके जो लाइक डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, और जो क्या बोलते हैं जो ड्राइव्स में फाइल्स होते हैं वो सिस्टम फाइल्स होते हैं, जो एक्चुअली आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में यूज़ करते हैं, वो सिस्टम फाइल्स होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट .sys। .prg होते हैं प्रोग्राम फाइल होते हैं, PRG इज़ फॉर प्रोग्राम फाइल। सो एंड .com मैंने बता दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है, चारों आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। फिर व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप क्या होता है। बूटस्ट्रैप बेसिकली आपका क्या होता है, बूटस्ट्रैप कि ये बूटस्ट्रैप इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर, यानी कि अगर आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो उसी को हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। आगे देखो, इट ऑल्सो रिफर्स टू द प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग स्टार्टअप, यानी अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है और वो ऑफ पड़ा हुआ है, आपने तुरंत क्या बोलते हैं पावर बटन को प्रेस किया, तो कंप्यूटर क्या हो गया, ऑन हो गया। तो कंप्यूटर जब क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है, जब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, INITIALIZ, जब इनिशियलाइज करता है, तो इनिशियलाइज का मतलब होता है कंप्यूटर ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑपरेट कर रहा है, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो जब कंप्यूटर तुरंत ऑन होके मतलब लाइक खुल रहा हो, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बूटस्ट्रैप कहते हैं, बूटस्ट्रैप। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, लाइक कोई भी जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस हो, ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स ऑल्सो आप कह सकते हो बूटस्ट्रैप क्या होता है। ठीक है,
सो दिस इज़ इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ई प्रोम क्या होता है? तो ई प्रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग लाइक रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ई प्रोम यही होता है. इरेजेबल प्रोग्रामिंग नहीं कहूँगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, ई फॉर होता है इरेजेबल, ERASABLE. पी फॉर होता है प्रोग्रामेबल, PROGRAMMABLE. और रोम का मतलब तो पता ही है आपको. रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. तो ये मैंने आपको एक्सपेंड कर दिया इसका फुल फॉर्म. ठीक है, तो ये हो गया इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी. अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस जनरली इरेज्ड बाय किसके यूज़ से. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट रेस के यूज़ से होता है. ई प्रोम जो होता है वो बेसिकली ये पूछा है कि ई प्रोम में जो डाटाज होते हैं अगर हमें लाइक इरेज करना है तो वो आप किसकी यूज़ से करोगे. ई प्रोम में डाटा इरेज, तो वो आप बेसिकली यूज़ अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ करते हैं इसमें ई प्रोम के डाटा को. अब ई प्रोम क्या है? लुक, ई प्रोम जो होता है वो ये बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी के अंडर में आता है. ठीक है, जो मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन होता है ये ई प्रोम सेकेंडरी मेमोरी में आता है. SECONDARY सेकेंडरी मेमोरी. और सेकेंडरी मेमोरी को ही हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. AUXILIARY. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. और सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी में हमारा ई प्रोम आता है, EPROM. इसमें है तो वैसे 3 बता दूं, चलो ठीक है, मैं आपको इसका हल्का सा हिंट दे देता हूँ. ई प्रोम में लाइक 3 होते हैं. एक होता है आपका PROM प्रोम, एक होता है आपका ई प्रोम EPROM, और एक होता है आपका EEPROM. ठीक है, ये 3 होते हैं. तो ये जो 3 होते हैं ये बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी में आते हैं. ठीक है, अब आप ये इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से बता देता हूँ. फुल फॉर्म लाइक पहला आपका मैंने बताया था PROM प्रोम होता है. ठीक है, पहला क्या होता है प्रोम, दूसरा हो गया EPROM ई प्रोम, और तीसरा हो गया EEPROM. ये तीनों सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये तीनों सेकेंडरी मेमोरी हैं. SECONDARY सेकेंडरी मेमोरी हैं. ठीक है, ये तीनों आपके सेकेंडरी मेमोरी हैं. जो प्रोम का फुल फॉर्म होता है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई प्रोम का होता है लाइक इरेजेबल. ई प्रोम का क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. और EE का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, सो दिस इज़ इट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले कि इसका आंसर क्या था, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ होते हैं. ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ होते हैं इसको इरेज करने के लिए. यानी कि ई प्रोम में जितने भी डाटा होंगे ई प्रोम में जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल है उसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए डाटा उसको. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज़ RDBMS स्टैंड्स फॉर. RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लुक, ये DBMS सब्जेक्ट का क्वेश्चन है. DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो RDBMS बेसिकली रिलेशनल होता है. रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ योर RDBMS. ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a folder that retains copies of message have started but are not yet sent to the recipient. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूँ. देखो, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोल्डर दैट रिटेन्स कॉपीज़ ऑफ मैसेजेस हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट सेंड टू द रिसिपिएंट. यानी कि अगर आपने ईमेल का एग्जांपल ले लेता हूँ, ईमेल का. ठीक है, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो ईमेल में अगर आपने कोई लाइक मैसेज लिखा, लेट सपोज़ आपने कोई मैसेज को लिखा और आप तुरंत हट गए वहाँ से, तो ये मैसेज वो सेव कर लेगा
और ये मैसेज कहाँ पे सेव करेगा, ड्राफ्ट में सेव कर लेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ड्राफ्ट है। आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से, देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग फोल्डर है जो कि कॉपीज़ ऑफ मैसेज को रिटेन करके रखता है, हैव स्टार्टेड बट, मतलब आपने मैसेज को रिटेन कर रखा है, हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट सेंड टू द रिसिपिएंट, जो कि अभी तक रिसिपिएंट तक सेंड नहीं हुआ है, ठीक है, रिसिपिएंट तक सेंड नहीं हुआ है और उसका जो मैसेज का कॉपी है वो आपके पास है, तो वो कौन से फोल्डर में होगा, वो ड्राफ्ट में होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है इनबॉक्स। इनबॉक्स तो सबको पता है, ईमेल में जो मैसेजेस आते हैं। फिर सेंट आइटम आपको पता है, जहाँ पे आपने मैसेज सेंड किया है तो उसमें जाओगे अगर आप अपने ईमेल आईडी में, तो आपको आपके जो सेंट मैसेजेस हैं वो दिख जाएंगे। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आउटबॉक्स और डबल सी क्या होता है। डबल सी तो मैं बता देता हूँ, कार्बन कॉपी होता है, ठीक है, कार्बन कॉपी होता है। लुक, अब इसका भी जो होता है बहुत ही डीप में है। कार्बन कॉपी दो टाइप के होते हैं, सीसी और बीसीसी। एक कार्बन कॉपी होता है, एक ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत डीप में नहीं बताऊंगा, एक लाइन में बता देता हूँ कि जो कार्बन कॉपीज़ होते हैं, जब आप मेल भेजते हो तो आप जितने लोगों को मेल भेजते हो, अगर वो आपके मतलब लाइक ईमेल में शो कर रहा है, उनके नाम शो कर रहे हैं कि हाँ इसको ये मेल गया है, तो उसे कार्बन कॉपी कहेंगे, याद रखना। और ब्लैक कार्बन कॉपी की आपने लाइक सपोज 100 लोगों को एक ही मेल भेज दिया है, लेकिन वो 100 नाम आपको नहीं पता है कि आपने कहाँ कहाँ भेजा है, तो वो ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। तो ये बहुत ही मैंने शॉर्ट में बताया, इसको मैं बहुत डीप में बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है, आपके लिए अभी इतना ही है। मतलब मैंने बोला था मैं वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, इसलिए, एंड वी आर ऑल्सो लेट, सो दिस इज़ इट। और आउटबॉक्स का क्या मतलब होता है? आउटबॉक्स का मतलब होता है सिंपल एक लाइन में कि लेट सपोज आपने कोई एक अगर ईमेल लिखी है, ठीक है, और उस ईमेल को सेंड कर दिया है, लेकिन वो ईमेल सेंड नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, तो वो आउटबॉक्स में चला जाएगा, बस, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट इज़ द आंसर, ठीक है, ड्राफ्ट। Now move to the next question is question number 12. Which of the following is required to communicate between two computers? तो दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेट के लिए हमें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें कम्युनिकेशन हार्डवेयर भी चाहिए, हमें प्रोटोकॉल्स भी चाहिए लाइक सेट ऑफ रूल्स, हमें एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम भी चाहिए, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसका आंसर ये चारों होंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी अ सिम्टम ऑफ वायरस, यानी कि इसमें कौन सा वायरस का सिम्टम नहीं है, ऑप्शन में देख के बताइए। तो लुक, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल्स एंड आइकन्स डिसअपियर, ये नहीं होता है। द CD-ROM स्टॉप फंक्शनिंग, यही होता है। द CD-ROM स्टॉप फंक्शनिंग इज सिम्टम्स ऑफ वायरस। जब आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी स्टॉप्स फंक्शनिंग, वो फंक्शनिंग स्टॉप हो जाए, तो उसे हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, सिम्टम्स ऑफ अ वायरस, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पेज। लुक, अदर ऑप्शंस को अगर पढ़ें तो द वेब ब्राउज़र ओपन्स टू एन अनयूजुअल होम पेज, इसका कोई मतलब नहीं है। ओल्ड मैसेज और इमेजेस, इससे तो कोई रिलेट ही नहीं करता। तो इसमें इससे रिलेट करता है हल्का कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल्स और आइकन डिसअपियर हो जाएं, तो ये बेसिकली वायरस का सिम्टम नहीं है, ये नॉर्मली होता भी है। प्रोग्राम फाइल्स अगर आइकन्स डिसअपियर हो जाएं तो वो रिट्रीव कर लिए। लेकिन अगर CD-ROM आपका फंक्शन में स्टॉप कर, मतलब फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर वो स्टॉप हो चुका है या स्टॉप्स फंक्शनिंग, यानी CD-ROM आपका अगर ब्लॉक हो गया, स्टॉप फंक्शनिंग हो गया, यानी काम नहीं कर रहा है, तो वो एक वायरस का संकेत देता है। रिमेंबर दिस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. In an Excel table, what uses a single formula that adjusts for each row? तो ये होता है कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम। लुक, इसका देखो, अ कैलकुलेटेड कॉलम यूजेज अ सिंगल फार्मूला दैट एडजस्ट फॉर ईच रो। इसका मतलब ये है कि लाइक इसमें पूछा है व्हाट यूजेज अ सिंगल फार्मूला दैट एडजस्ट फॉर ईच रो, यानी कि लेट सपोज ये स्प्रेडशीट है एक्सेल की, तो इसमें ये इतने सारे रोज़ हैं, 4 रो हैं, तो इसमें पूछा है कि एक सिंगल फार्मूला बताओ जो कि
हर एक रो में एडजस्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम इस रो में अप्लाई करोगे ना, तो ये हर एक रो में एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड विच जनरेट्स अ फीड ऑफ आउटपुट इमेजेस टू अ डिस्प्ले। यानी कि अगर डिस्प्ले पे हमें अपना वीडियो देखना है, अगर डिस्प्ले पे लेट सपोज ये मॉनिटर है, डिस्प्ले है, और इस पे हमें अपने आउटपुट्स को जनरेट करना है, लाइक कोई इमेजेस जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, वीडियो बेसिकली, ठीक है। डिस्प्ले फीड आउटपुट इमेजेस जनरेट्स अ फीड ऑफ आउटपुट इमेजेस, तो वो वीडियो कार्ड के यूज़ से होगा, ठीक है। वीडियो कार्ड जब तक आप नहीं यूज़ करोगे, लाइक यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वीडियो कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड विच जनरेट्स अ फीड ऑफ आउटपुट इमेजेस टू अ डिस्प्ले। तो जब तक आप इसका यूज़ नहीं होगा तब तक आपको डिस्प्ले नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। with respect to images, output images, like generates a feed of output images. Now move to the next question. Our next question is, which of the function in computer is the one that control processes and accept data in continuous fashion? Look, यही इसी चीज़ की मैं बात करता हूँ अपने चैनल के लिए भी हमेशा आपसे, फीडबैक लूप। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है किसी भी चीज़ को इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करने के लिए, ठीक है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन कंप्यूटर इज़ द वन दैट कंट्रोल्स प्रोसेसेस, जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो प्रोसेस, लेट सपोज हमारे ये प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, एंड एक्सेप्टेबल डाटा इन कॉन्टीन्यूअस फैशन। अब लेट सपोज़ ये हमारे कोई वो है, लेट सपोज़ आप मेरे चैनल का एग्जांपल ले लो, राजदीपक सिंह का जो मेरा चैनल है उसका एग्जांपल ले लो, कि अगर मैंने कोई वीडियो पब्लिश की लाइक ये, और अगर मेरे व्यूअर्स उस पर फीडबैक नहीं करते हैं लेट सपोज, तो मेरे जो वीडियोस होंगे वो एक्चुअली रैंडम होंगे, मतलब आई एम नॉट लाइक कॉन्साइज और प्रिसाइज विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट। लेकिन अगर मुझे फीडबैक मिलता रहेगा, जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो भी मेरे लाइक सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनका मेरे को फीडबैक मिलता रहेगा, तो मैं एक कंट्रोल्ड प्रोसेस करूँगा, ठीक है। एक कंट्रोल्ड प्रोसेस करूँगा और अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस पब्लिश करूँगा जो कि व्यूवर्स के इंटरेस्ट का हो, ठीक है, व्यूवर्स के इंटरेस्ट का हो, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फीडबैक लूप का, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है, जो कि प्रोसेस को कंट्रोल करता है और डेटा को एक्सेप्ट करता है इन अ कंटिन्यूअस फैशन, ठीक है। सो इससे बेस्ट एग्जांपल तो मैं नहीं देख सकता था, बाकी आप इसको थोड़ा और वो कर लेना, पॉलिश कर लेना, ठीक है। Move to the next question, question number 17. Which among the following is a special visual and audio effect applied in PowerPoint to text or content? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट पे अगर हमें टेक्स्ट और कंटेंट को लाइक स्पेशल विजुअल और ऑडियो इफेक्ट देना है, यानी कि आपको एडिटिंग करनी है, लाइक आपने कोई वो चला दिया इमेज लगा करके, मतलब उसमें कोई गाना चला दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो बेसिकली एनिमेशन होता है, एनिमेशन, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है एनिमेशन इज़ स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट, यानी विजुअल यानी कि जो इमेजेस से दिखाया जा सके, ऑडियो यानी कि उसके पीछे जो म्यूज़िक लगा दें, और ये जो पावर पॉइंट में अप्लाई होता है, तो ये बेसिकली एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक है, पूछ देगा आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल एस्केप जो होता है, कंट्रोल प्लस एस्केप इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर व्हाट। तो जैसे ही आप कंट्रोल की को दबाओगे, लुक, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एस्केप को दबाओगे, कंट्रोल प्लस एस्केप को दबाओगे, तो वो खोल देगा आपका शो द स्टार्टअप मेनू। लाइक ये आपका डेस्कटॉप है, यहाँ पे स्टार्टअप मेनू होता है। जैसे ही आप कीबोर्ड का, यहाँ पे आपका कीबोर्ड होता है, कंट्रोल प्लस एस्केप दबाओगे तो ये वाला आपका जो मेन पेज है जिसमें स्टार्टअप मेनू है वो खोल देगा। और अगर आप फिर से दबाओगे, लाइक फिर से दबाओगे, तो ये क्या बोलते हैं, उसको हटा देगा, और फिर से दबाओगे तो फिर खोल देगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल एस्केप का काम है। तो ये भी आपको लाइक ये शॉर्टकट कीज़ बहुत पूछते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल एस्केप का फंक्शन क्या है। ये बेसिकली स्टार्टअप मेनू है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्टकट की है, ये पूछते हैं एग्ज़ाम में, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, और ये तो अगेन कंट्रोल एस्केप तो बहुत ही बेसिक है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है इसलिए, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ लाइक, वेट ये कहाँ से, वेट एक सेकेंड, ये सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ठीक है। अब प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो a prescribed set of well defined instructions for solving mathematical problem is called। अच्छा, आपको याद होगा कि आपने एक ALU सुना होगा कंप्यूटर में, जब आप लाइक ALU, इसका फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ठीक है, और इसका काम होता है कंप्यूटर में लाइक CPU का काम होता है, ये CPU कराता है लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराना। सिंपल वही पूछा है यहाँ पे, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रोग्राम्स। आप वेल डिफाइंड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको ए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम, ठीक है। और ALU क्या है, ए यहाँ पे मतलब यही रिप्रेजेंट, यहाँ पे तो ए अर्थमेटिक है, लेकिन बेसिकली एल्गोरिथम के यूज से हम किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन। और ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ही एल्गोरिथम कहलाते हैं। ये वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ही एल्गोरिथम कराते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड एज एन एल्गोरिथम। और ALU मैंने बताया आपको, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये भी एग्ज़ाम्स में कई दफ़ा पूछ देता है, मैनी टाइम्स, मतलब रिपीट करते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज़ अ सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर ओन वेबसाइट। लाइक ऐसी सर्विस जो आपको अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने खुद के वेबसाइट को बना लें। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेब होस्टिंग होता है। लुक, वेब होस्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वेब होस्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी वेब को होस्ट कर रहे हो। तो वेब होस्ट मतलब एक ऐसी सर्विस जिसमें आप अपने खुद के वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो, ठीक है। टू मेक योर ओन वेबसाइट, उसको वेब होस्टिंग कहते हैं। तो वेब होस्टिंग का तो मैंने बता दिया। लुक यहाँ पे देखो आप, वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर ओन वेबसाइट एक्सेसिबल थ्रू www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म होता है। तो ये इससे मतलब लाइक वेब होस्टिंग का यही सर्विस है कि ये आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल कराता है यहाँ पे www पे। दिस सर्विस अलाउ यू टू शेयर द डाटा ऑन द वेब और द इंटरनेट बाय स्टोरिंग योर वेब पेज ऑन द इंटरनेट। यानी कि अगर आप वेब होस्टिंग कर रहे हो तो आप एक तरह से इंटरनेट के मेंबर हो। यानी कि अगर आप वेब होस्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब कि आप www पे आपके डाटास जाते हैं और वहाँ से लोग डाटास को उठा सकते हैं। इसका मतलब कि आपका खुद का एक चैनल है, इसका मतलब कि आपका खुद का एक वेब पेज है जहाँ से आप मैसेज देते हो, लाइक जहाँ से आप इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करते हो डिफरेंट यूज़र्स को, ठीक है। तो ये बहुत ही मैंने लाइक एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में वेब होस्टिंग के बारे में बताया आपको। लुक, ये वेब होस्टिंग तो हो गया आपका। क्या होता है वेब सर्फिंग, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये एक होता है लाइनक्स होस्टिंग, विंडोज़ होस्टिंग एंड डोमेन होस्टिंग, ये सारे होस्टिंग्स हैं। लाइनक्स होस्टिंग तो उतना नहीं पूछता है, और ये आपका विंडोज़ होस्टिंग पूछ लेता है और वेब सर्विंग पूछ लेता है। ये दो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये दो नहीं भी करोगे तो चलेगा। देखो मुझे पता है, बट अगेन मैंने बोला था आपको, आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियोज़ माई लॉन्गर, सो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेल एवरी सिंगल थिंग। लेकिन हाँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगा तो फॉर श्योर मैं इसको 100% कवर करूँगा। आप वेब सर्फिंग देख लेना, बहुत लाइक वो है, करंट है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। और विंडोज़ होस्टिंग, ठीक है, विंडोज़ होस्टिंग। वेब होस्टिंग मैंने आपको बता दिया, एक ऐसी सर्विस जो आपको क्या बोलते हैं एज अ मेंबर ट्रीट करती है इंटरनेट पे, कि जहाँ पे आप अपने डाटा उसको पब्लिश कर सकते हो टू मेक देयर ओन वेबसाइट्स, ठीक है। आप अपनी खुद की वेबसाइट्स को बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following HTML tag is used to create a horizontal line on a web page? तो अगर आपको वेब पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करना है तो आप कौन से HTML टैग का यूज़ करेंगे? ये वाले, ठीक है। एच आर मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन HTML यू कैन क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ वेब पेज वाइल यूजिंग HR टैग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये तो सबको पता है, ये तो किसी को, ये तो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क ही होता है ब्लूटूथ। लेकिन हाँ देखो, एक तो ये पूछता है लैन क्या होता है, लैन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। एक ये पूछते हैं WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन क्या होता है। और एक होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है VPN, ठीक है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है PAN, ठीक है। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज तो इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब ये नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। तो लुक, पर्सनल PAN इज़ फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, VPN इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड WAN इज़ योर वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क्स होते हैं लाइक जो बहुत ही दूर दूर तक, लाइक जिनका वो होता है, जो भी बहुत दूर दूर तक नेटवर्क्स होते हैं वो वाइड है। लैन हो गया आपका एग्जांपल, लोकल एरिया नेटवर्क, लाइक आपकी किसी एक आप कह सकते हो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी एक जैसे DRDO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर कोई नेटवर्क होगा तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है खुद का, तो आप एक्चुअली में पर्सनल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर मेरा क्या बोलते हैं वो है, मेरा इंडिविजुअल खुद का कोई नेटवर्क है तो उसे मैं पर्सनल एरिया नेटवर्क कहूँगा, ठीक है। तो ये तो PAN मैंने बता दिया, LAN बता दिया, WAN बता दिया। अब मैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को थोड़ा सा एलिब्रेट करूँगा, क्योंकि इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है सीरियसली। तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जो बेसिक अर्थ है वो समझिए आप। देखिए, एनी टेक्नोलॉजी दैट कैन एनकैप्सुलेट एंड ट्रांसमिट नेटवर्क डाटा, टिपिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा ओवर अनदर नेटवर्क, सच अ सिस्टम एनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स दैट मे अदरवाइज बी इनएक्सेसिबल फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। तो वर्चुअल पेमेंट जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का काम क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन है जब व्हेन यूजिंग पब्लिक नेटवर्क। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ बहुत अच्छा। लेट सपोज ये इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है, और लेट सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं 5। अब मैं कह रहा हूँ n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, n नंबर्स ऑफ़ यूज़र्स हैं हमारे पास, और ये इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, एक हैकर्स भी होते हैं जो हमेशा हर जगह रहते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैकर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब देखो, अगर ये यूज़र्स डिफरेंट यूज़र्स हैं, अलग अलग टाइम पे इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी इनकी आइडेंटिटी को हैकर से बचाने के लिए, यानी कि ये जो हैकर्स हैं इनसे इन यूज़र्स की आइडेंटिटी को बचाने के लिए जो नेटवर्क मतलब मदद करता है कि डिस्क्लोज़ ना हो, वो होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब कि आप एक्चुअली में एक पब्लिक नेटवर्क पे जब आपको इंडिविजुअल यूज़र्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, एक पब्लिक नेटवर्क जो कि इंटरनेट है, उस पे जब किसी बहुत सारे यूज़र्स को लाइक या फिर किसी भी यूज़र्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, तो उसका वो काम करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। रिमेंबर दिस। और ये हमें हैकर से बचाता है, जो हैकर्स होते हैं उनसे बचाता है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, in order to move from one worksheet to another in MS Excel workbook,
वन शुड क्लिक शीट टैब होता है, यानी कि अगर वर्कशीट में आप एक शीट से दूसरे शीट तक मतलब स्विच करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो किस टैब की यूज़ करोगे? शीट टैब का यूज़ करोगे, शीट टैब का, ठीक है। शीट टैब इज़ यूज्ड टू स्विच बिटवीन वर्कशीट्स। What does the lookup function do? तो lookup function is used to look in a single row or column and find a value from the same position in a second row or column. यानी लुकअप फंक्शन होता है, इसका यूज़ होता है यूज़ टू लुक इन अ सिंगल रो और कॉलम। लाइक किसी एक सिंगल रो और कॉलम में ये किसी वैल्यू को फाइंड करता है और सेम पोजीशन पे सेकंड रो और कॉलम में भी वो सर्च करता है उस वैल्यू को, और ऐसे ही वो रिपीटेडली करता रहता है, ठीक है। तो उसे हम लुकअप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, या आप मतलब देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम्स में पूछते हैं लुकअप फंक्शन क्या होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए इसको मैंने लिया भी है। देखो, अ डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लुक, इसमें दो में ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोसेसर और कंप्यूटर। एक्चुअल में आपको बहुत ही लाइक ये प्रोसेसर लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस डाटा कर रहा है, ठीक है। और डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल दिया है, तो इसलिए आपका आंसर कंप्यूटर होगा। रिमेंबर दिस, अ डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको हम कंप्यूटर कहते हैं, ना कि प्रोसेसर नहीं होता है वो। रिमेंबर दिस, ये कंप्यूटर होता है, यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है और कन्वर्ट करती है इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो वेरी कंफ्यूजिंग अगेन, आई हैव लाइक टोल्ड यू अर्लियर दैट ऑप्शंस वर गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज। इस ऑप्शंस को लगाने से पहले आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ के कंप्यूटर को लगाना पड़ेगा, ठीक है। Question number 26. Dash computer represent data as variable points along a continuous spectrum of values. तो इसका आंसर ही क्वेश्चन में छुपा हुआ है, ये वेरिएबल पॉइंट्स यानी चेंजिंग पॉइंट्स, और ये सिर्फ एनालॉग में होता है। एनालॉग क्या होता है? वेरिएबल होते हैं, यानी कि लाइक ऐसे होते हैं एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। ये मतलब जो चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। डिजिटल क्या होते हैं? लाइक ये कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते, लाइक ऐसे होते हैं, ठीक है। इनका एक फिक्स्ड होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ये है यहाँ पे बेस पॉइंट, ये है या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। डिजिटल में यही होता है, तो इसका आंसर होगा एनालॉग, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा एज वेरिएबल पॉइंट्स अलॉन्ग अ कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यूज़, यानी कि अगर कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम हम डेटा का भेज रहे हैं और वो वेरिएबली पॉइंट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एनालॉग होगा, ठीक है। और अगर 0-1 में बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो डिजिटल होगा, ठीक है। तब डिजिटल होगा, इसका आंसर एनालॉग होगा। Move to the next question, number 27. Okay, which of the following is used by the tablet PC to write on the screen? ठीक है, स्क्रीन पे राइट करने के लिए हम, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। स्टाइलस के यूज़ से, जो मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ राइट नाउ, आई एम यूजिंग अ स्टाइलस पेन। ओके, राइट नाउ आई एम यूजिंग अ स्टाइलस पेन, जो कि क्या बोलते हैं, किसी भी स्क्रीन पे या फिर पीसी के स्क्रीन पे कहीं पे भी जो लिखता है वो स्टाइलस होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द टैबलेट पीसी टू राइट ऑन द स्क्रीन? तो द करेक्ट आंसर इज स्टाइलस। और स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस भी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो इसको भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है, एक सेकेंड, हाँ, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। तो ये होता है हाइपरलिंक।
अब मैं आपको इसका एक्चुअल मतलब समझाता हूँ कि लेट सपोज़ एक वेब पेज है, ठीक है। लुक, इसमें दो में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यूआरएल क्या होता है और हाइपरलिंक क्या होता है। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्चुअली में होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये बहुत ही इसको अगर मैं समझाने जाऊँ तो आधा घंटा लग सकता है मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीपर कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे आपस में एक बोलते नहीं है जुड़वा है, ये आपस में ट्विन ब्रदर्स या ट्विन सिस्टर्स, यू कैन से दैट। ये बहुत ही आपस में इंटर कनेक्टेड है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा, अपने आप को वो सर्च करना पड़ेगा और मैं इसको सिर्फ एक दो लाइन में बहुत बेसिक बताऊंगा, लेकिन इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा और बहुत क्लियर हो जाओगे आप कि यूआरएल और हाइपरलिंक में क्या होता है। लुक, जो तुम्हारा यूआरएल होता है, आपने देखा होगा जब आप नेट यूज़ करते हो तो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है HTTP, फिर डॉट या फिर स्लैश करके, फिर www, फिर स्लैश करके, फिर यहाँ पे एड्रेस वो डोमेन नेम लिखा होता है, ठीक है। तो इसको यूआरएल कहते हैं, रिमेंबर दिस। ये आपका यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि अगर आप इसके पास जाओगे और इसको सर्च करोगे तो ये आपको किसी पेज पे ले जाएगा, इन्फॉर्मेशन पे ले जाएगा। तो ये यूआरएल है, रिमेंबर दिस। अब दूसरा हाइपरलिंक क्या होता है। अब ये इससे इंटरकनेक्टेड कैसे है। हाइपरलिंक यही एड्रेस होगा, लेकिन आपने देखा होगा जब आप किसी का भी चैनल यूज़ करते हो तो आप उनके, एक सेकंड इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे जब आप किसी का चैनल यूज़ करते हो, लेट सपोज उसका चैनल है, और जब आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाते हो, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप देखते हो कि बहुत सारे ब्लू कलर्स के लिंक होते हैं, ठीक है, अलग अलग लिंक्स वो लोग डाल के रखते हैं। उसी को हाइपरलिंक कहते हैं, उसी को हाइपरलिंक कहते हैं, HYPERLINK, उसी को हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन में जो ब्लू कलर्स के बहुत सारे वो नहीं दिए होते लिंक, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे चले जाते हो, या फिर डिफरेंट माय फादर इज कॉलिंग मी राइट नाउ। इतनी सुबह क्यों कर रहे हैं कॉल। सो लुक, आई हैव टू बी वेरी क्विक नाउ, ठीक है, तो थोड़ा हम जल्दी करेंगे। इसका आंसर होगा हाइपरलिंक, ठीक है। इसका आंसर हाइपरलिंक, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। यूआरएल और हाइपरलिंक में डिफरेंस क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाइपरलिंक का वो मैंने बता दिया कि कहाँ पे, जो मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया उससे एग्जैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, वो एग्जैक्ट है। और अगर फ्यूचर में मेरे को क्वेश्चंस मिलेंगे यूआरएल और हाइपरलिंक में, तो मैं आपको पूरा 10 to 15 मिनट्स दे के इसको कम्प्लीटली एलोबरेट कर दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। राइट नाउ आई डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम, आई हैव टू बी वेरी क्विकर। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. A network's backbone, a network's dash is the central structure that connects other portions of the network. मतलब कि एक नेटवर्क का जो बैकबोन होता है इज़ द सेंट्रल स्ट्रक्चर, वो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जो कि अदर पोर्शन ऑफ द नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। यानी कि आप ये समझ लो कि जो नेटवर्क बैकबोन होता है वो बेसिकली बहुत सारे अदर पोर्शंस ऑफ नेटवर्क को जब एक साथ कनेक्ट करता है तो उसे नेटवर्क बैकबोन कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। विच की विल लॉन्च द स्टार्टअप बटन, ठीक है, एक सेकेंड यार, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 30. विच की विल लॉन्च द स्टार्टअप बटन, विच की विल लॉन्च द स्टार्टअप बटन, यानी कि स्टार्टअप बटन को कौन सा की लॉन्च करता है, स्टार्ट बटन को, तो वो विंडोज़ होता है,
रिमेंबर दिस, जब भी आप विंडोज़ को दबाओगे तो वो स्टार्ट बटन को लॉन्च कर देगा, विल लॉन्च, विंडोज़ की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लाइक आप अमूमन जब कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप इस चीज़ को यूज़ करते होगे, आप विंडोज़ की फ्रीक्वेंटली यूज़ करते होगे। हाँ, मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट यूज़ इट, बट लाइक जो बिज़नेस वाले होते हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप्स के वो होते हैं, काम करते होते हैं, लाइक डिफरेंट वर्क्स करते हैं, वो ये की वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं, विंडोज़ की को ये लॉन्च कर देता है स्टार्ट बटन को। सो दिस इज़ इट, so this is it, ladies and gentlemen. I just want to end this video right now, and because I have to go somewhere, okay. So I just want to lastly convey a message to my viewers who actually are the desperate viewers of mine, ठीक है, who is actually focusing on the upcoming exams. I just want to tell you one thing. Look, whatever data I am providing with respect to best of 30, बेस्ट ऑफ 45 एंड बेस्ट ऑफ 60, ठीक है। आप ये जो बेस्ट ऑफ 30 है, ये जो बेस्ट ऑफ 45 है और ये जो बेस्ट ऑफ 60 है, आप इसको नॉर्मल मत समझिए, मतलब क्योंकि अगर आप इसको मिस करोगे ना फ्रॉम स्टार्ट टू बिगनिंग, अगर आप मेरी वीडियोस को फ्रॉम स्टार्ट टू बिगनिंग नहीं देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं, तो एक्चुअली आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हो इन टॉपिक्स पे, इन सब्जेक्ट्स पे, कि आप एक्चुअल में वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हो जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। यानी आप एग्ज़ाम से रेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम रेलेवेंट, ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट लाइक वही टॉपिक्स करने हैं जो एक्चुअल एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, तो आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक एज अ रिवीजन थिंग फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पे डिपेंड रहो, लेकिन यू हैव एटलीस्ट टू फॉलो एज अ रिवीजन पर्पस, लाइक 1-2 बार 2-3 बार जब आपको टाइम मिले आप मेरे वीडियोस को फ्रीक्वेंटली अगर देखोगे ना, तो आप एक चीज़ पाओगे कि आपको इतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, कि आप एक्चुअली क्या बोलते हैं टॉपिक से अवेयर हो जाओगे, बहुत टॉपिक से अवेयर हो जाओगे। और जब अवेयरनेस आ जाएगी ना, तो एग्ज़ाम का मतलब ही होता है अवेयरनेस, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो जितना आप अवेयर रहोगे उतना अच्छे क्या बोलते हैं, उतने आपके लाइक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की रीच बढ़ जाएंगे, और रीच बढ़ेंगे तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलते हैं जो परफॉर्मेंस होगी एग्ज़ाम्स में वो बहुत अच्छी होगी। सो दिस इज़ इट, एंड लास्टली आई एम गोइंग टू एंड माई चैनल बिकॉज लाइक 1 घंटा हो ही गया अप्रॉक्स। तो इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल. Again I am saying, if you want more contents, if you want like different videos on different topics, subscribe the channel, like the videos, and feel free to comment anything when I am free. For sure when I am free, for sure I am going to address your comments, ठीक है. And lastly I have tell you frequently, please feedback, क्योंकि मैंने आपको फीडबैक लूप में भी समझाया था कि ये किसी भी चैनल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक्चुअल में जो आपका चैनल होता है और व्यूवर्स होते हैं उनको कनेक्ट करके रखती है ये फीडबैक लूप. तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दें और आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे जो लाइक अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है. सो lastly again I am going to say last time that if you are liking my videos, do feedback, any problem, feel like comment in the comment section. When I am free I will definitely come to your question for sure. And if you are liking my channel, do subscribe the channel for every single contents relating to the upcoming exam. Okay, ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh. Thank you.